हेलो गाइस। गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आप सभी का टीचिंग एजुकेशन में स्वागत है। गाइस आज बात करने जा रहे हैं हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों जो दोस्तों विज्ञान से हैं, पवन सीरीज से दोस्तों। इसमें दोस्तों एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। जैसे कि दोस्तों आप सभी का फरवरी में पेपर भी होना है दोस्तों। आज उसी में दूसरी क्लास है, 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होनी है अपनी क्लास। तो दोस्तों आज क्लास का पहला क्वेश्चन है कि सुचालक किसे कहते हैं। तो दोस्तों सुचालक तो बहुत नॉर्मली क्वेश्चन जानते हो, जैसे ऊष्मा, जिसमें ऊष्मा प्रवाहित हो जाए आसानी से, सुचालक कहते हैं। तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित होता है उन्हें सुचालक कहते हैं। वही बात हुई जिससे दोस्तों ऊष्मा जिसमें प्रवाहित हो जाए, ऊष्मा चली जाए, तो उन्हें सुचालक कहते हैं। अब जैसे क्या भैया, चांदी तो सबसे अच्छा चालक है दोस्तों, फिर है तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा है दोस्तों, एफी है, एफी लोहे का प्रतीक है दोस्तों। और दोस्तों जैसे है सुचालक है चांदी, तांबा, कापर है दोस्तों, और बहुत सारे हैं दोस्तों। लेकिन सब फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों 27 नंबर कि सबसे अच्छा चालक कौन है। तो दोस्तों सबसे अच्छा चालक चांदी है और दूसरे स्थान पर है तांबा, जिसे दोस्तों Cu से डिनोट किया जाता है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है भाई कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो दोस्तों एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। कितना? 0। दोस्तों ये सब तथ्यात्मक प्रश्न हैं, इनको तो आप याद कर लीजिए। याद करने बार बार देखेंगे, लिख के 2-4 बार देख लेंगे तो आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से क्या है। तो दोस्तों प्राकृतिक चुंबक है, ये रासायनिक रूप से क्या है। तो दोस्तों प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड। अब लोहे का ऑक्साइड यहाँ सूत्र भी दिया गया है, Fe3O4। Fe3O4 होता है और इसका कोई आकार नहीं होता। प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड होता है, Fe3O4, और इसका कोई आकार नहीं होता। फिर 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, चुंबकत्व क्या है। तो चुंबक का वह गुण जिसके द्वारा वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है चुंबकत्व कहलाता है। मीन्स दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई चुंबक है तो वो अगर लोहे को आकर्षित कर रहा है तो वही चुंबकत्व। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं भाई चुंबक की। तो चुंबक के सिरों के निकट चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। मतलब दोस्तों सिरे को मतलब किनारा, सिरों का मतलब क्या हुआ, किनारा, किनारे पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। और ये दोस्तों क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। ध्रुव का मतलब वही दोस्तों नॉर्थ साउथ है दोस्तों। और चुंबक के जो बीचों बीच भाग होता है उसमें चुंबकत्व नहीं होता। और दोस्तों चुंबक को आप कितने भी टुकड़े कीजिए चुंबकत्व का गुण समाप्त नहीं होगा। लेकिन अगर आप चुंबक को पीटेंगे या उसमें गर्म करेंगे उसको तो चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबक के गुण बताइए। तो दोस्तों चुंबक के सिरों के मध्य चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। सिरों के मध्य का मतलब हुआ दोस्तों जो नॉर्थ साउथ होता है वहाँ पर दोस्तों जो एरिया होता है उसमें चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। और ये क्षेत्र चुंबकत्व के ध्रुव कहलाते हैं। ध्रुव मतलब किनारे दोस्तों, नॉर्थ साउथ जो पोल होता है। और चुंबक के मध्य में चुंबकत्व नहीं होना होता। मैंने बताया दोस्तों जैसे पोल है, किनारे, किनारे के जो बीच का भाग होता है वहाँ पर चुंबकत्व नहीं होता। अब यहाँ पर बताया गया कि चुंबकत्व के सिरों के मध्य चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मध्य में चुंबकत्व नहीं होता तो मध्य में चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, ये कोई मतलब नहीं। किनारों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है दोस्तों, मध्य में चुंबकत्व नहीं होता। फिर तीसरा पॉइंट है कि चुंबक को क्षैतिज तल, एक होता है दोस्तों ऊर्ध्वाधर या लंबवत। लंबवत का मतलब जैसे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 90 डिग्री का कोई कोण बन रहा तो वो लंबवत हो गया। और जब रेखा वो सीधी जा रही है जहाँ पर 180 अंश का कोण बनता है सीधा, तो ये क्षैतिज। उदाहरण देखिए बताया मैंने दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपसे समझ पाए होंगे। तो जब चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा, मतलब आप जैसे चुंबक है उसको स्वतंत्रता पूर्वक आप लटका दीजिए, क्षैतिज दिशा होनी चाहिए, तो ये हमेशा रुकेगा कहाँ पर जाके, उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाके रुकेगा। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या है भाई,
चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जो दोस्तों चुंबक के दो ध्रुव हैं उनको मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? अभी जस्ट बात हुई कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र। जाहिर सी बात है दोस्तों, जहाँ जहाँ चुंबक मतलब रहेगा चुंबकत्व गुण, जहाँ जहाँ वो लोहे को आकर्षित कर लेगा तो वही चुंबकीय क्षेत्र, और जहाँ पर नहीं आकर्षित कर पाएगा जैसे बीच वाला भाग रहता है तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, लेकिन वहाँ पर कम होता है दोस्तों, मध्य भाग में बहुत कम। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है कि ओम कामा एम्पियर तथा वोल्ट में क्या संबंध है? दोस्तों वोल्ट बराबर एम्पियर गुणे ओम होता है। ओम कमा एम्पियर तथा वोल्ट में क्या संबंध है भैया? तो वोल्ट बराबर एम्पियर गुणे ओम हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश कमा विभवांतर तथा कार्य में संबंध बताइए सेम। तो भैया विभवांतर बराबर हो जाएगा कार्य बटे आवेश। विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश हो जाएगा दोस्तों, ये फार्मूला डायरेक्ट पूछ रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडेलीफ की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त होते हैं? तो भैया मेंडेलीफ आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त होते हैं, और दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त तथा 9 वर्ग होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडेलीफ के आवर्त के कोई 3 दोष बताइए। दोष मतलब कमी बताना है दोस्तों, इसको बोल सकते हैं आप। दोस्तों पहला पॉइंट हो जाएगा, मतलब पहला दोष हो जाएगा हाइड्रोजन H2 को क्षार धातु। मैंने बताया दोस्तों धातु क्या होती हैं, जैसे मैग्नीशियम है, ये लोहा है, और दोस्तों कापर है, ये सब दोस्तों धातु हैं। अब क्षार क्या होता है दोस्तों? क्षार दोस्तों जैसे धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड जो अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय। तो जो धातु होंगी वो क्षार होंगी दोस्तों। तो क्षार धातु एवं हाइड्रोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया है। फिर से देखते हैं दोस्तों इसको। हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हाइड्रोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया है। मतलब एक तो भैया हाइड्रोजन क्षार है, क्षार धातु है, और इसका जो गुण है भैया हाइड्रोजन जैसे दोहरे व्यवहार, मतलब दोनों तरफ व्यवहार करता है, तो इसके कारण इसे दोनों वर्ग में रखा गया है। ये इसी का दोष है कि दोनों वर्ग में जो रखा जा रहा है। फिर दूसरा पॉइंट है समस्थानिकों के लिए कोई नहीं है, समस्थानिकों के लिए कोई नहीं। तीसरा पॉइंट है क्या है दोस्तों? समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है, जैसे कापर है दोस्तों, ये सोना है, सोना नहीं दोस्तों, ये है मरकरी, Hg मरकरी या पारा, ये Ag है सिल्वर है दोस्तों, T है Ti है दोस्तों टाइटेनियम है। तो ये है भैया अलग अलग इनको रखा गया, तो ये भी एक दोष है। कापर है, मरकरी है दोस्तों, चांदी है, टाइटेनियम है, ये सब है दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन की विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? तो किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है उसे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो दोस्तों किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता मतलब जो साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर आकर्षित करे या खींचे तो उसे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत आवेश क्या है? स्थिर विद्युत आवेश क्या है? दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी बता सकते हैं, मैंने पिछली क्लास में कराया था, आसान क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु का नाम क्या है? सबसे भारी धातु का नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों, सबसे भारी धातु का नाम क्या है। अगर आप सभी ने अच्छी क्लास देखी होगी या आप सभी को पता होगा, अगर वो वाली क्लास नहीं देखी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, कमेंट में लिख दीजिएगा। स्थिर विद्युत आवेश क्या है? तो पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित होती है, संचित का मतलब दोस्तों इकट्ठा, मतलब जब दो पदार्थ को रगड़ा जा रहा तो जो आवेश की मात्रा इकट्ठा हो रही उसे स्थिर विद्युत आवेश कहा जाता है, और आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल q से। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश 2 प्रकार का होता है। पहला भैया धनात्मक आवेश दोस्तों Q+, फिर है दोस्तों ऋणात्मक आवेश Q-, दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण से आप क्या समझते हैं? तो आकर्षण का मतलब तो खिंचाव होता है अपनी ओर,
और प्रतिकर्षण का मतलब होता है दोस्तों अपनी ओर जो खिंचाव नहीं होता, मतलब दूसरी तरफ जैसे रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तन जैसे दूसरी तरफ चीज़ों को फेंक दे तो वो होता है प्रतिकर्षण। अब ये है क्या, तो ये समान दोस्तों समान प्रकार के आवेश से प्रतिकर्षण होता है, जैसे प्लस प्लस आया तो ये प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस प्रतिकर्षण। हमेशा जानते होंगे दोस्तों आकर्षण प्लस माइनस विपरीत चिन्ह के प्रति होता है, तो आकर्षण प्लस माइनस में होगा, प्रतिकर्षण सेम चिन्ह प्लस प्लस या माइनस माइनस। फिर है दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन की चुंबकीय बल रेखाओं की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों ये समांतर बल रेखाएं हैं, मतलब समांतर हैं दोस्तों, पैरेलल हैं। ये हमेशा नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की इनकी दिशा होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है। 2016 में आया हुआ दोस्तों क्वेश्चन है। तो 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। मतलब दोस्तों 1 सेकंड में जो विद्युत ऊष्मा प्रवाहित हो रही या उसकी आवेश की मात्रा जो जा रही उसको दोस्तों 1 एम्पियर कहते हैं। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं दोस्तों, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भैया सर्वाहारी में जो शाकाहारी मांसाहारी सभी हों दोस्तों उसे सर्वाहारी कहते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं परिभाषा। जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। सर्वाहारी जंतु में दोस्तों मानव या हम सभी भी साइंस की दृष्टि से आते हैं दोस्तों। साइंस ने मानव को सर्वाहारी माना है और ऐसे भी रियल में है दोस्तों। फिर दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन है 44 कि अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं। अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज़्यादा होता है। घनत्व का मतलब क्या हुआ भाई, घनत्व का मोटे मोटे तौर पे आप मतलब समझ सकते हैं कि भार जिसका ज़्यादा हो, जैसे दूध और पानी में दूध दूध भारी होता है या दही भारी होती है तो ये घनत्व ज़्यादा होता है इसका। तो जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज़्यादा होता है तो वही है भैया गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा उनको दूर किया जाता है। अब एड्स का पूरा नाम लिखना है, 2016 में आया है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और यह रोग हो जाने के बाद होता क्या दोस्तों, प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता रह नहीं जाती बॉडी में। तो कोई भी चीज़ होती है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। मीन्स लड़ने की क्षमता ही नहीं, आंतरिक रूप से प्रतिरोधक क्षमता जो लड़ने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है इस रोग के कारण, तो इसलिए इंसान की मृत्यु हो जाती है। और जो दोस्तों इसका परीक्षण किया जाता है किस टेस्ट, जो टेस्ट परीक्षण का नाम है उसे क्या कहते हैं, एलिसा परीक्षण किया जाता है दोस्तों, इसमें एलिसा। और इसका जो एड्स का विषाणु है दोस्तों वो है HIV। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग के ही दोस्तों सिलेबस से है कि कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऑप्शन है जीव भार का, दूसरा ऑप्शन है तालाब का, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा का, चौथा ऑप्शन है संख्या। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं देख लूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्लास पसंद आई होंगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जो आपके फ्रेंड्स हों ग्रुप्स हों उनमें शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम सभी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।